Hello everyone. Today we are going to do some MCQs based on some basic concepts in chemistry. So without wasting time, let us start with the first question. So the ratio of molarity and normality ऑफ अ डायबेसिक एसिड सॉल्यूशन इज़, ठीक है। अगर हम डायबेसिक एसिड सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखिए डायबेसिक का मतलब क्या होता है। डायबेसिक मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दे देते हैं कि H2SO4 है, ठीक है। H2SO4 में क्या होता है कि H2SO4 को जब आप सॉल्यूशन में लेते हैं, सो व्हाट इट विल गिव योर H पॉजिटिव, एंड ये आपका H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे आपको 2, और साथ में SO4 2 नेगेटिव आयन। तो जितनी H पॉजिटिव आयंस मिलती हैं उसको हम इस एसिडिक सॉल्यूशन की बेसिसिटी बोल देते हैं। तो इसकी बेसिसिटी यहाँ पर कितनी है, दैट इज़ 2, जो कि शो करता है आपका नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस को, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे द रेशियो ऑफ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोलैरिटी क्या होता है, ठीक है, और नॉर्मेलिटी क्या होता है। देखिए ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। सो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी आपको पता होगा तभी आप निकाल पाएंगे। तो पहले मोलैरिटी से स्टार्ट करते हैं। देखिए मोलैरिटी क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नीचे सॉल्यूशन क्या ले रहे हैं आप, लीटर्स में, इन लीटर्स, ठीक है। तो ये तो आपने मोलैरिटी इससे निकालते हैं आप। और नॉर्मेलिटी में हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी में हम लेते हैं नंबर ऑफ, आप एक तरह से ग्राम इक्विवेलेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। अब ग्राम इक्विवेलेंट किस तरह से निकालते हैं आप, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, उसको आप किससे डिवाइड करते हैं, यू डिवाइडेड विद द अगेन द सॉल्यूशन, इसको हम सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगेन इन लीटर्स। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन दोनों में एक कॉमन चीज़ होगी। कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों में आर आता है, ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। तो दोनों में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दोनों में नीचे आएगी। वहीं पे अगर मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात की जाए तो इन दोनों में MOL सेम आता है। तो इन दोनों में ऊपर वाली टर्म आपकी सेम रहती है, यानी मोलैलिटी में भी ऊपर नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं और मोलैरिटी में भी ऊपर नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। अब नॉर्मेलिटी एक तरह से इट्स अ 3 स्टेप फार्मूला, 3 स्टेप में आपने याद रखना है। एक तो आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिया। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किस तरह से हम निकालते हैं आपका किसका, सॉल्यूट के। तो इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। मास ले लोगे आप सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट, और उसको इक्विवेलेंट मास से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेते हैं हम, ग्राम्स में लेते हैं, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, हम इक्विवेलेंट मास से। 3 स्टेप फार्मूला मैंने बताया। अब जो इक्विवेलेंट मास आया आपका, इसका भी फार्मूला होता है कि इसको कैसे निकालते हैं हम। तो इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए हम जो है आपका इक्विवेलेंट मास के लिए मोलर मास ले लेंगे, और ऊपर तो आ जाएगा आपका मोलर मास, और नीचे जो है हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए मोलर मास को डिवाइड कर दोगे आप बेसिसिटी के साथ, क्योंकि एसिड की टर्म में हम निकाल रहे हैं तो बेसिसिटी, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें मैं फार्मूले में पुट कर दूँ, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पर भी मैं एक बार आपको पहले नंबर ऑफ़ मोल्स डिफ़ाइन कर देता हूँ। नंबर ऑफ़ मोल्स हम किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे लिख दिया। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी गिवन मास होगा उसको मोलर मास से डिवाइड करना होगा। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार बार ही एक्सप्लेन करके दिखाया है आपको, जो कि आपका मोल कंसेप्ट होता है। और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ये भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने लास्ट वीडियोस में। सो गिवन मास अपॉन द मोलर मास। तो अब अगर आप मोलैरिटी को डिवाइड कर दें नॉर्मेलिटी के साथ,
देखिए, अगर मैं मोलैरिटी के लिए कैपिटल एम, नॉर्मेलिटी के लिए कैपिटल एन, तो ऊपर मैंने नंबर ऑफ़ मोल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि गिवन मास अपॉन मोलर मास है। ध्यान रखिएगा, ऊपर मैंने गिवन मास लिया, ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास, और फिर उसको हमने डिवाइड किया है, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह लिखा। उसके बाद हमने डिवाइड किया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इस पूरे के नीचे, अब ये तो लिख दिया मोलैरिटी, इस पूरे के नीचे नॉर्मेलिटी लिखूंगा। नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह जो है आपका ये लिखना है, इसकी जगह ये लिखना है, मतलब नीचे वाले फैक्टर में ये लिखना है। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको गिवन मास भी आप बोल सकते हो, ये भी आपका गिवन मास है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो गिवन मास है, किसका, सॉल्यूट का। इसको किससे आप डिवाइड कर रहे हो, इसको आप डिवाइड कर रहे हो इक्विवेलेंट मास से, जो कि है मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। वैसे तो इसका शॉर्टकट में एक फार्मूला होता है, बट वो शॉर्टकट वाला फार्मूला जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बना, ठीक है, डिवाइडेड बाय द बेसिसिटी, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, ये तो हो गया आपका गिवन मास कैंसल, ठीक है, अपॉन में आपका मोलर मास, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका मोलर मास से, मोलर मास कैंसिल, ठीक है। ये बेसिसिटी डिवाइड में है, और नीचे क्या है आपका, इसमें आता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया किस में, इन लीटर्स में, ठीक है। इससे ये भी कैंसिल हो गया। तो एक्चुअल में आपका आंसर क्या आ गया, आपका 1 अपॉन में नीचे में बेसिसिटी बच गया, नीचे में बेसिसिटी बच गया। और बेसिसिटी कितना है यहाँ पर, आपको पहले ही बताया था 2 है, तो 1/2 आंसर आ गया, ठीक है, मोलैरिटी अपन नॉर्मेलिटी का। अब इसका एक शॉर्टकट होता है, ठीक है, ये तो सारा था एक्सप्लेन करने के लिए आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। शॉर्टकट इसका फॉर्मूला होता है कि मोलैरिटी क्या होता है, सो आप बोल सकते हो मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आपका मोलैरिटी इनटू में बेसिसिटी, ठीक है। सो मोलैरिटी क्या है आपका, दैट इज मतलब नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैरिटी इनटू में बेसिसिटी, ठीक है। तो n इज इक्वल टू m इंटू बेसिसिटी, दैट इज दी। सो नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ 26% मास बाय मास अमोनिया सॉल्यूशन हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 0.85 ग्राम पर ml इज़, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे दैट इट इज़ 26%, ठीक है, 26% क्या है, मास बाय मास, ठीक है। तो इसको m बाय m भी लिख सकते हो आप, या कई बार इसको हम w बाय w फॉर्म में भी लिख देते हैं, पर रीड हम इसको मास बाय मास ही करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मोलैरिटी है आपका, ठीक है, तो आपका अमोनिया जो सॉल्यूशन है वो 26% है, तो 26% को आपने पहले तो चेंज कर लिया फ्रैक्शन में, तो दैट इज़ 26/100, ठीक है। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं कि 26 ग्राम्स जो हैं वो किसके हैं, वो तो हुए आपके अमोनिया के, अमोनिया जो कि है आपका NH3, ठीक है। और 100 ग्राम का जो है वो तो हो गया, नीचे जो 100 ग्राम दिया हुआ है, इट मीन्स ये किसका है, ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन का। तो यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 26 ग्राम तो अमोनिया है, ठीक है। अब ऊपर से डेंसिटी हमें दे दी गई है, दैट इज़ 0.8 ग्राम पर ml, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें मोलैरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं मोलैरिटी का फार्मूला आपको बताना चाहूँगा। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज़ इक्वल टू हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है, क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ मोल्स किसके, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नीचे क्या हम लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशन की, किस में, लीटर्स में। तो अब हम 2 स्टेप में निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 स्टेप में निकाल लेते हैं। तो पहले स्टेप में मैं निकाल लेता हूँ आपके नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है,
नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है आपका, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऊपर क्या आएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, अब गिवन मास में हमने क्या लिखना है, देखिए गिवन मास जो है आपका, गिवन मास आपका कितना दिया हुआ है, 26 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, कि हमें अमोनिया कितना दिया है, 26 दिया हुआ है। अब इसमें मोलर मास भी मैं निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। मोलर मास हमने कैसे निकालना है, देखिए NH3 में मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड मोलर मास। तो नाइट्रोजन का तो आपको पता है 7 का दुगना हम लेते हैं यानी 14 लेते हैं, और हाइड्रोजन का कितना लेते हैं, 1 लेते हैं ना, तो 1 इंटू 3 ये 3 हो गया। सो 14 प्लस 3 दैट इज 17। सो 17 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, मोलर मास को लिखते हैं हम ग्राम्स पर मोल में, तो 26 डिवाइडेड बाय 17, तो लगभग लगभग हमारा कितना मोल बन गया यहाँ पे, ये लगभग लगभग 26 डिवाइड बाय 17 1.53 मोल आ चुका है, 1.53 मोल आ गया। अब हमें क्या करना है, अब मोलैरिटी में ऊपर वाली चीज़ तो हमने निकाल ली, नंबर ऑफ मोल। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है, वो भी लीटर में। तो अब मैं निकालता हूँ, देखिए सेकंड पार्ट में मैं किस तरह से निकाल लेता हूँ, देखिए अब मुझे डेंसिटी का मैं यूज़ करने वाला हूँ, डेंसिटी। अब डेंसिटी एक्चुअल में होती क्या है आपकी, डेंसिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है आपको, 0.85। ठीक है, 0.85 ग्राम्स पर ml। अगर 0.85 ग्राम पर ml दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 0.85, ठीक है 0.85 ग्राम, ठीक है 0.85 ग्राम में, ठीक है 0.85 ग्राम में जो है आपका 0.85 ग्राम का 1 ml बनता है। इसका तो मीनिंग ये है, तो 1 ग्राम में कितना ml हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप एक्चुअल में आप मास का वॉल्यूम निकाल सकते हैं डेंसिटी से। तो यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, आई एम जस्ट अप्लाइंग हियर द यूनिटरी मेथड। देखिए इफ़ यू आर डूइंग केमिस्ट्री तो आपको यूनिटरी मेथड बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपको याद हो कि मोल कंसेप्ट में भी हम यूनिटरी मेथड का बहुत बार यूज़ करते हैं। यहाँ भी देखिए इतना ग्राम अगर 1 ml के बराबर है तो 1 ग्राम में कितने ml हो जाएंगे आपके, 1 डिवाइडेड बाय 0.85, ठीक है 0.85 ml हो गए। उसके बाद आपको किस चीज़ के लिए निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट फॉर हाउ मैनी ग्राम्स। देखिए आपको 100 ग्राम, क्योंकि हम तो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये जो डेंसिटी दी हुई है ये सॉल्यूशन की दी हुई है। तो 100 ग्राम में कितनी वॉल्यूम हो गई, सो 100 ग्राम में हमारी वॉल्यूम हो गई 1/0.85 इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये लगभग लगभग हमारा आ जाएगा 117.64 ml। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि वॉल्यूम तो हमें लीटर में चाहिए, हमें किस में मिली, ml में मिली। तो जब मैं मोलैरिटी निकालने जाऊंगा, ठीक है, तो जब मैं मोलैरिटी निकालने जाऊंगा तो मुझको ये ध्यान रखना है कि ऊपर तो नंबर ऑफ़ मोल्स लेने हैं, तो ऊपर मैंने नंबर ऑफ़ मोल्स लिखे यानी 1.53 लिखा जो कि है मोल, बट नीचे मुझे लीटर में लिखना है। तो लीटर में लिखने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ, क्योंकि ml को आपको क्या करना है, अगर ml को आपको चेंज करना है लीटर में तो डिवाइड बाय 1000। ये जो मैं 1000 से डिवाइड करूँगा ये ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जो है ये मोलैरिटी जो है आपको सॉल्व करके कितना बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13 कैपिटल M, मतलब इतना मोलर सॉल्यूशन। ये कैपिटल M का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मीनिंग ही होता है मोल पर लीटर। ठीक है, तो मोल्स पर लीटर को ही हम कैपिटल M से भी कई बार शो करते हैं। सो आपका मोलैरिटी बन गया 13m, सो दैट इज़ योर डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सो नाउ विल बी डूइंग द थर्ड क्वेश्चन। In the final answer of the expression 29.2 minus
20.2 मल्टीप्लाई बाय 1.79 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.37। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, द नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर इज़, हमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे हमारे पास, ऑप्शंस हैं आपके 1 है, 2 है, 3 है कि 4 है। अब देखिए, अब जब भी आप नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं, कभी भी जब चीज़ आपकी या तो मल्टीप्लाई में दी हो, ठीक है, या तो आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो उसमें दो रूल्स आपके लगते हैं। दो रूल्स क्या हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे आपने क्या करना है, ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एक तो ये आपने ध्यान रखना है, और दूसरा है आपका कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये दो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर ये दो आप याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा आप निकाल पाएंगे। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या करना है कि जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने लीस्ट नंबर ऑफ नंबर्स हैं आपका। सो आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, आपको देखना है द नंबर विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आपको देखने हैं। तो जितने भी लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे, आपके आंसर जो आप लिखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, वो आप आंसर इस तरह से लिखेंगे ताकि उसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हों। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है, जैसे मान लीजिए कि आप ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल भी मैं साथ के साथ दे देता हूँ आपको फर्स्ट रूल का। जैसे 4.523 को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, किसके साथ ऐड कर रहे हैं आप, 2.3, साथ में आप ऐड कर रहे हैं 6.24। ठीक है, तो आपने क्या देखना है, आपने ये नहीं देखना डेसिमल प्लेस से पहले कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेस है। इसमें 3 प्लेस है, इसमें 1 प्लेस है, इसमें 2 प्लेस है, तो सबसे कम कौन सा हुआ, सबसे कम ये हुआ ना, 1 प्लेस तक हुआ, तो आपका आंसर आपने 1 प्लेस तक लिखना है। इसका मीनिंग ये है, यानी इसको सॉल्व करके जब आप आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऐड करके बन जाएगा आपका 13.063, बट आपको तो 1 प्लेस तक लिखना है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे फिर आप क्या यूज़ करेंगे, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ यूज़ कर लेंगे आप, किसकी, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो कितना बन जाएगा ये, क्योंकि 0 के बाद वाला नंबर, ये वाला नंबर जो है 5 से बड़ा है, तो इससे पिछले नंबर को आपने राउंड कर दिया, तो कितना बन गया 13.1, राउंड ऑफ करके आ गया। ठीक है, अब ये तो आपको मैंने बता दिया, ये तो है आपका पहला रूल, चाहे एडिशन के टाइम पे हो चाहे सब्ट्रैक्शन के टाइम पे ऐसे ही करना है आपको। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको क्या करना है, तो आपको जब भी मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो या फिर ऐसा सा कुछ हो, जैसे आपके इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसमें आप नंबर ऑफ़ स्टेप्स में इसको निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालनी है। ठीक है, सो लीस्ट नंबर ऑफ टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो किस तरह से, जैसे कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो सिंपल मैं मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यू आर मल्टीप्लाइंग 4.327, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 2.8 के साथ, 2.8 के साथ। तो मान लीजिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हमारा जो है वो ज़रूरी नहीं है, हमें बस ये देखना है कि ये देखिए, अब ये वाली जो टर्म है इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये दोनों, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने पहले बता रखा है, तो यहाँ मैं उसी के बेस पे और क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर,
तो यानी इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको 2 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपका 2 में अगर आपको निकालना है तो मतलब 12 बन गया। ठीक है, तो मतलब आपको उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में अपने आंसर को निकालना है, तो यहाँ पे 12 इज़ द आंसर। अब वहीं पे अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि 29.2 माइनस 20.2। अब देखिए यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। ठीक है, ये वाला रूल यूज़ कर लिया। इस रूल के अकॉर्डिंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखने हैं आपने, तो पॉइंट के बाद एक प्लेस आ रही है, पॉइंट के बाद एक प्लेस आ रही है, तो हमारे आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही प्लेस आएगी। तो 29.2 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 20.2 से, तो आंसर कितना बनेगा। आंसर यहाँ पे देखिए मैं निकाल लेता हूँ नीचे, यहाँ निकाल लेते हैं ये आंसर। तो ये बन गया आपका 9.0। ठीक है, इसको सॉल्व करके माइनस करके 9.0 आया। अब मैंने डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस तक ही निकालना है, यानी लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस लिए। ठीक है, अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है 1.79 इंटू 10⁵ लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे डिवाइड में क्या है, नीचे डिवाइड में जो है वो 1.37 दिया हुआ है, 1.37 दिया हुआ है। अब बाकी जो हम देख सकते हैं, पहले तो मैंने फर्स्ट रूल लगा दिया यहाँ पे, अब बाकियों में हम सेकंड रूल का यूज़ करके चल सकते हैं, क्योंकि बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेप्स हो रहे हैं आपके और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ही हो रहा है, तो यहाँ पे सेकंड रूल जो कि कहता है कि नंबर आपको क्या लेना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 बन रही हैं, इस वाले में भी 3 बन रही हैं, बट ये जो नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 बन रही हैं। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अब आपको मल्टीप्लाई तो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जस्ट इन्होंने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, वो आएंगी लीस्ट नंबर। और यहाँ पे लीस्ट नंबर क्या है आपका, आप देख सकते हैं 2 है। सो योर करेक्ट आंसर इज़ 2 हेयर, 2 ये वाला। सो नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है आपको। व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल पे आपको निकालना है। क्वेश्चन इजी है काफ़ी, बस आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए कि जैसे आपको टेम्परेचर, मान लीजिए ये टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है, अगर डिग्री सेल्सियस को आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9/5 के साथ और ऐड करना है 32। ठीक है, ये आपका मतलब एक तरह से फॉर्मूला है। इट इज़ द फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनी डिग्री सेल्सियस इनटू द डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो अब देखिए फटाफट से लेट अस पुट द वैल्यू। अब 25 डिग्री सेल्सियस को सॉल्व करना है, तो मैंने 25 यहाँ रखा, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 9/5 के साथ, और क्या ऐड कर देना है, इसमें ऐड कर देना है 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें क्या आंसर मिलेगा, हमें आंसर मिल जाएगा आपका 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 9 5 ज़ा 45, ठीक है, प्लस साथ में 32। ठीक है ना, आपको पता ही है मल्टीप्लाई और ऐड साथ में आ जाता है तो बॉड मास रूल लगाते हैं आप हमेशा। ठीक है ना भाई, आपको मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेना है, प्लस बाद में करना है। ठीक है, तो 5 और 2 7, 4 3 7, सो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ दी आंसर। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि 25 डिग्री सेल्सियस, यही टेम्परेचर को अगर आप डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं तो यही टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और इसी टेम्परेचर को अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं तो ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट बन जाता है। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज़ दिस वन 7। सो नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन, that are the assertion and the reason problem. The SI unit of atomic mass and molecular mass is kilogram, and the atomic mass is equal to mass of 6.023 into 10 to the power, it is 24 atoms, or you can say 23 atoms. ठीक है, बेसिकली अटोमिक मास यूनिट जो है वो इतनी वैल्यू नहीं होती है आपकी। ठीक है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है,
सो आपका रीज़न तो हो गया, आपका फॉल्स हो गया, रीज़न तो एक तरह से गलत हो गया। एजर्शन भी ऐसा ही यूनिट जो एटॉमिक मास की और मॉलिक्यूलर मास की हमें दे रखी है, ठीक है, वो दे रखी है आपकी केजी में। तो भाई केजी में इनको हम नहीं लेते, एक्चुअल में ये जो है आपका एक तरह का रेशियो होते हैं। हम हमेशा जब भी एटॉमिक मास की बात करते हैं, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक्चुअल में एक तरह का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, जिसको हम कैसे निकालते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को, यानी हमने जो है यहाँ पर आपका हमने ये माना होता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का आप 1 मान लेते हो रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर उसी के कंपैरिजन में हम बाकी एलिमेंट्स का निकालते जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये एक रिलेटिव एटॉमिक मास है। सो यहाँ पर इसकी यूनिट्स जो हैं वो किलोग्राम नहीं है, और ये आपका एटॉमिक मास यूनिट इतने नंबर ऑफ़ एटम्स के बराबर नहीं होता, एक्चुअल में वो एवोगैड्रोज नंबर होता है, ठीक है, वो आपका एवोगैड्रोज नंबर होता है। एवोगैड्रोज नंबर में हम 1 मोल लेते हैं ना, 1 मोल, तो 1 मोल होता है आपका इतने नंबर ऑफ़ एटम्स के बराबर, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, वो 1 मोल होता है, दैट इज़ नॉट योर एटॉमिक मास। सो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा कि दोनों के दोनों ही फॉल्स हैं, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही गलत हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी हियर।